श्रोताओं नमस्कार। आज हम बात करेंगे आधी आबादी की। आधी आबादी का मतलब है हमारी बालिकाएं, महिलाएं। क्या स्थिति है उनकी इस समय, पहले क्या स्थिति रही थी, कितने सुधार की आवश्यकता है, महिला सशक्तिकरण की कितनी आवश्यकता है, इस पर हम बात करेंगे। और इस बात पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मीता गुप्ता जी, जो कि केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका रही हैं और महिलाओं के लिए और अपने अध्यापन के क्षेत्र से बहुत लंबे समय से जुड़ी रही हैं। डॉक्टर मीता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बात महिलाओं की कर रहे हैं, महिला उद्धार की कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की कर रहे हैं और महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में भी हम बात करेंगे। आप एक महिला हैं और आपका बाल्यकाल, बचपन किस प्रकार, किन परिस्थितियों में बीता, उस दौरान अगर हम बालिकाओं के साथ जो समस्याएं हुआ करती थी या लैंगिक असमानता की बात की जाती थी, आज भी देखने को मिलती है, लेकिन उस दौर में कितना था और आपने उस दौर में ये सब कितना फेस किया? बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। आज हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं जी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण को यदि हम समझें तो यह उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक और व्यक्तिगत तौर पर जो उन्हें अधिकार मिलने चाहिए, जो स्वतंत्रता और जो अवसर उन्हें मिलने चाहिए, स्वायत्तता से वे निर्णय ले सकें, ये सारी बातें हम आज करने जा रहे हैं जी। आपने मुझसे पूछा मेरा बचपन कैसा रहा। मेरा बचपन मेरे जीवन का सबसे सुनहरा काल था। मैं अपने घर की पहली और सबसे बड़ी बेटी थी। मेरे पिताजी के लिए मैं घर की रानी थी। मेरी माताजी ग्रामीण परिवेश से आती थीं, उनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण थी, तो उनमें कहीं कहीं ये बात मुझे हमेशा देखने को मिलती थी कि जब कभी मैं विद्यालय की ओर से खेलकूद के लिए या मैं विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विद्यालय की ओर से जब मैं जाती थी तो मेरे पिताजी क्योंकि सेना में थे तो उनका एक प्रभाव रहता था कि माँ कभी पूछ नहीं पाती थी ज्यादा। लेकिन मैं अपने आसपास की लड़कियों के बारे में जानती हूँ जिनको उनके माता पिता ऐसे खेलने के लिए या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने से रोकते थे। और मैं उनके घरों में जाकर उनके माता पिता को ये समझाने की कोशिश करती थी, पर मैं भी बच्ची थी तो मेरी बात कभी सुनी जाती थी उनके द्वारा, कभी नहीं सुनी जाती थी। घर में तो मेरे लिए हर प्रकार की स्वतंत्रता थी, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। लेकिन एक चीज जो इस स्वतंत्रता ने मुझे सिखाई वह था अनुशासन। मैंने अपने आप को हमेशा अनुशासित इसलिए रखा क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझ पर इतना विश्वास किया कि कुछ भी करो, कहीं भी खेलो, कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में भाग लो। मैं असम में पली और बढ़ी तो वहां पर महिलाओं को लेकर ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं, आज भी बहुत कम है उत्तर भारत की अपेक्षा। तो मैंने वहां रहते हुए तो कभी नहीं समझा इस बात को कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं कॉलेज से कभी कभी रात को 9:30 बजे भी 12-12, 13-13 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर आती थी। मैंने कभी जाना ही नहीं। लेकिन मेरा विवाह हुआ और फिर मैं उत्तर प्रदेश आई। उत्तर प्रदेश में आने के बाद उत्तर प्रदेश मुझे अनजाना सा शहर, अनजाना सा प्रदेश लगा, क्योंकि यहाँ महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें थीं जो मुझे धीरे धीरे बताई भी गई और कुछ मैंने खुद भी अनुभव की। मैंने ये समझा यहाँ कि क्योंकि कम उम्र में शादी हो गई थी तो वो ऐसे बाल्यकाल जैसा ही था, मैं 20-21 साल की थी, तो तब मैंने समझा कि यहाँ सुरक्षा की एक बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत है जिसको महिलाओं को देखना होता है कि रात में नहीं निकलना है, कपड़े क्या पहनने हैं, किस तरह हंसना है, किस तरह बोलना है, जबकि मैं विवाहिता थी। उसके बाद भी मैंने ऐसा यहाँ आकर समझा। बिल्कुल, आप समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। पहले के दौर की बात यदि करें तो बालिकाओं के साथ इस प्रकार की दिक्कतें थी, परिवार में थी कि सबको समान अवसर नहीं मिलते थे और अगर कोई एक अवसर मिलता था और घर में कोई बालक है तो उसको दिया जाता था, ऐसा प्राय देखा गया है। लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर काफी महिलाएं आगे हुई हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं, और विशेष कुछ इलाकों की बात करें क्योंकि भारत गांवों का देश है और गांव में भी 65-70% आबादी गांव में रहती है। शिक्षा की दृष्टि से क्या पाते हैं कि बालिकाओं की क्या स्थिति है बालिका शिक्षा को लेकर के? आपने ग्रामीण परिवेश के बारे में बात की है।
ग्रामीण परिवेश में बहुत कुछ अभी भी नहीं बदला है, क्योंकि किसी भी चीज को बदलने के लिए आपको स्वयं एक परिवर्तन बनना होता है। गांधी जी ने भी यही कहा है, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो स्वयं परिवर्तन बनिए। और परिवर्तन बनना ये एक कठिन कार्य है उन महिलाओं के लिए, उन परिवारों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहां जागरूकता इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा वहां होती, या जैसे अब बहुत सारे विद्यालय खुल गए हैं, विद्यालयों में बच्चियां पढ़ भी रही हैं और बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और अगर हम पिछले कुछ सालों के परिणाम को उठाकर देखें तो महिलाएं ही, लड़कियां ही सबसे अधिक अव्वल अंक प्राप्त कर रही हैं। तो ये जो सोच है, ये जो दृष्टिकोण है हमारा, ये अभी भी काफी कुछ नहीं बदला है। यहाँ मैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित एक संस्मरण जिसका नाम है भक्तिन, उसको उद्धृत करना चाहूंगी। उसमें उन्होंने ये कहा है कि काले कलूटे लड़के औटते हुए दूध पर चीनी डालकर पीते और लड़कियां चने की घुघरी चबाती। ये एक ऐसा वाक्य था जो एक उघाड़ के रख देता है कि भारतीय ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी। आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदला है। आज सोच तो कम बदली है, लेकिन सरकार की ओर से बड़े प्रयत्न किए गए हैं, जिसमें मैं सरकार को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगी कि जो मुख्य कारण था लड़कियों के स्कूल से बाहर आ जाने का, वो कारण उन्होंने काफी हद तक कम कर दिया है। वो है शौचालयों का निर्माण। उन्होंने शौचालयों का निर्माण विद्यालयों में किया, जिससे कि लड़कियों को आम दिनों में भी और विशेष दिनों में भी किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही साथ मैं ऐसे बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जो अपने अपने क्षेत्र में पैड वुमेन के नाम से जानी जाती हैं, और वो सैनिटरी नैपकिन्स लड़कियों को दे रही हैं बिना कीमत लिए। और वे गांव गांव जाकर मंदिरों में, पंचायत के वो जो चबूतरे होते हैं, वहां पर महिलाओं को इस बात के लिए सुशिक्षित करती हैं और बताती हैं कि किस तरह से पैड का प्रयोग किया जाए और क्यों जरूरी है। तो ये एक देखने में ये कुछ अलग लगता है शिक्षा से, लेकिन शिक्षा को प्रोत्साहित करने में इन दो चीजों का विशेष तौर पर बालिकाओं के लिए बहुत बड़ा हाथ रहा है। लड़कियां अगर सुरक्षित महसूस करेंगी, लड़कियां अगर शौचालयों की सुविधा का उपयोग कर पाएंगी, तो वे विद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगी, क्योंकि उन्हें वे सुविधाएं नहीं थी, इसलिए वे बहुत सारी लड़कियां छोड़ देती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान हमारे देश में चलाए गए और वास्तव में नारी का सशक्तिकरण हुआ है। आज महिलाएं हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में आगे हैं। शिक्षा की बात करें, तकनीक की बात करें, और यदि हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, वहां भी आगे है। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, सभी महिलाएं रही हैं और आज भी हैं। तो ऐसे में देखा जाए महिलाएं बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति अपराध, इनमें बहुत कमी नहीं हो पा रही है। अपराध आए दिन दिखाई पड़ते हैं। क्या कारण है और क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? इसमें कितने परिवर्तन की और सोच को बदलने की आवश्यकता है? सर, इस प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा सा इस तरह से दूंगी कि हमारा समाज हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है। पुरुषों में बहुत अहम होता है, आप हमारे दर्शक और श्रोता इसे अन्यथा न लें, ये गुण होता है उनका, लेकिन अहम पर चोट भी बहुत जल्दी लग जाती है। उनका हृदय कोमल भी बहुत होता है और अहम बार बार उनका आहत हो जाता है अगर किसी स्त्री को वो आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। अगर शीर्ष पर कोई स्त्री अफसर है, उसके मातहत काम करने वाले पुरुष जो होते हैं वो बहुत समय तक अपने आप को असहज महसूस करते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता है किस तरह से एक महिला से वे निर्देश प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा अभी तक हमारे समाज में नहीं होता था। लेकिन दूसरी ओर मैं ये बात भी कहना चाहूंगी कि भारत की आजादी को ज्यादा वर्ष नहीं हुए हैं। अमेरिका की आजादी को इतने वर्ष हो चुके हैं, वे एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं दे पाए, हमने दी। हमने देखा कि पहले भी प्रतिभा पाटिल जी थी और आज हमारी मुर्मू जी हैं। ये हमारी महिला राष्ट्रपति हैं, हमारी महिला प्रधानमंत्री रही हैं, राज्यपाल रही हैं, और जैसा आपने कहा मुख्यमंत्री तो होती ही है। हमारी हर सत्र में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री रही है। तो
ये पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारा देश यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः वाला देश है, तो निश्चित तौर पर पुरुष कहीं ना कहीं आहत होते हैं महिला की प्रगति को लेकर, लेकिन जब वे घर में अपनी बेटी को प्रगति करते हुए देखते हैं तो वे ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। यानी वे जो बातें घर में कर रहे हैं, घर में जो महसूस कर रहे हैं, अब उसको समाज के मुख्य पटल पर लाना आवश्यक है। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें अपने बेटों को, हमें अपने पुरुषों को सिखाना है, उनको शिक्षित करना है। लड़कियां तो बढ़ रही हैं, लड़कियां तो पढ़ भी रही हैं, लड़कियां सब कर रही हैं। अब उस सोच को बदलने के लिए लड़कों को पढ़ाना जरूरी है कि ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी मित्र है, ये तुम्हारी पत्नी है, या ये तुम्हारी सहकर्मी है। ये एक आपसी समझ और आपसी आदर का भाव पुरुषों में लाना जरूरी है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं। कोई कह देता है उसने छोटे कपड़े पहने थे, कोई ये कह देता है वो पब से निकल रही थी, कोई रात में क्यों घूम रही थी, भाई तुम रात में घर में बैठा करो। स्त्री भी एक मनुष्य है, उसको भी मानवोचित अधिकार मिलने चाहिए। मैंने माना पब से निकलना, शराब पीना, ये सब चीजें ठीक नहीं है किसी के लिए भी, दोनों के लिए, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। लेकिन केवल इसलिए उस पर तोहमत लगाना कि वो ऐसा कर रही थी या छोटे कपड़े या जो भी कुछ, ये उसका निजी मामला माना जाना चाहिए और इस स्वतंत्रता को उसे समाज को समझना चाहिए। दूसरी ओर स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही इस स्वतंत्रता को अन्यथा न लेकर स्वयं को अनुशासित भी करना चाहिए। मैं दोनों के लिए कह रही हूं, दोनों जरूरी है। बहुत सही बात आपने की है, आपने समाज की बात की है, आपने कार्यालयों की बात की है कि ऐसा देखा गया है कि लोग एक दूसरे का जो वर्चस्व है वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। विशेष रूप से महिला का जो अगर आगे है तो उसका निर्देश प्राप्त नहीं करना चाहते। ये ऐसी स्थितियां वहां बनी हुई है। हम घर की बात करेंगे और लैंगिक असमानता की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे। परिवार में भी ये बातें प्रायः देखने को मिली हैं, मिलती हैं, आज भी मिल रही हैं कि अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक बालक और एक बालिका है, तो कहीं न कहीं अभिभावक के अंदर ये भावना रहती है कि हम बालक को ज्यादा मौके दे आगे बढ़ाने के लिए, बालिका को कुछ मौके दे, चाहे आगे बढ़ने की बात हो, खाने पीने की बात हो, चाहे कपड़े पहनने की बात हो, अधिकारों की बात हो, कहीं न कहीं ये बातें देखने को मिलती हैं। आपने क्या महसूस किया है और क्या होना चाहिए और कैसे सुधार हो सकता है? बहुत बहुत सही आपने प्रश्न पूछा है। परिवारों में असल में जो होता है वो बाहर दिखता नहीं है। बाहर वो तब दिखता है जब वह लड़की मातृत्व सुख के लिए तैयार होती है और वह गर्भ धारण करती है और डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है कि ये इसका HB बहुत कम है और ये इसकी जो शरीर है उसमें बहुत सारे विटामिन की कमियां हैं, ये लीजिए, ये लीजिए। तब तो ध्यान दिया जाता है, तब तो सोचा जाता है कि क्योंकि वह गर्भ धारण कर रही है या कर चुकी है तो बच्चा स्वस्थ हो, इसके लिए उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये ससुराल वाले अच्छी तरह करते हैं, पति भी अच्छी तरह करता है, सब बहुत अच्छी तरह करते हैं। लेकिन उसकी जड़ कहाँ है? जड़ उस परिवार से आती है जिसने, ज्यादातर परिवारों में जहां महिलाएं शिक्षित नहीं है परिवारों की, वहां लड़के को पहले, फिल्मों में भी देखा गया है बहुत जगह, और मैंने अभी साहित्य का जिक्र किया ही था, तो महिलाओं को बाद में, लड़कियों को बाद में खिलाना, बचे हुए खाने में से उनको खिलाना, उनको आगे बढ़ने के अवसर ज्यादा देना लड़कों को, और लड़कियों को अवसर कम देना, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार की बात। तो कुछ परिवारों में तुम क्या कमाकर करोगी, तुम्हारे पैसे से क्या हम जिएंगे, इस तरह की बातें आती हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि पैसा कमाना या रोजगार सिर्फ पैसा नहीं है, वो उस स्त्री को या उस लड़की को जो आत्मविश्वास देता है और एक बात पर मुहर लगती है कि जो उसने पढ़ा वह सार्थक है, वह अपनी एक पहचान बनाती है, वह एक जमीन तैयार करती है जिस पर खड़े होकर वह समाज की ओर इस दृष्टि से देखती है कि मैं तैयार हूं समाज को बदलने के लिए। तो बचपन में उनके खान पान का ध्यान रखा जाना चाहिए, पढ़ाई के
और तमाम तरह के अवसर खेलने के, कूदने के, फिल्में देखने के, मनोरंजन के समान रूप से होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। पिता तो बहुत अधिक ध्यान इसलिए नहीं दे पाते हैं। अधिकतर परिवारों में, ऐसे परिवारों में पिता काम कर रहे होते हैं, माँ घर संभालती है। तो जो घर की स्त्री है, चाहे वो दादी हो, ताई हो, माँ हो, चाची हो, उन्हें ये समझना है हम तो ऐसे थे कहकर काम नहीं चलेगा, हमें तो ऐसा ही मिला, नहीं, आपका समय अलग था, आज समय अलग है। नए समय के साथ बदलना बेहद जरूरी है। परंपराओं से हट के सोचने की आवश्यकता है। सिर्फ ये बात नहीं कि पहले से होता आया है, बल्कि महिलाओं को यानी आधी आबादी को, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको स्वयं आगे आना होगा। और जब भी अगर आप उन्हें आगे करेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे आएंगी, आगे रहेंगी, आगे हो जाएंगी। चाहे वो हम परीक्षाओं की बात करें, चाहे किसी विशेष पदों की बात करें, हर जगह महिलाओं ने अपना डंका बजाया है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम महिला सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दें और चाहे बालक चाहे बालिका हो, समान रूप से उन्हें समझें, आगे बढ़ाएं और उन्हें अवसर दें। डॉक्टर मीता गुप्ता जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और इस विषय पर विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के बारे में, अपने अनुभव के बारे में, अपने क्या जैसा जीवन जिया है उसके बारे में, क्या होना चाहिए और क्या स्थितियां हैं, विस्तार से बात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।